कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने 5th सेमेस्टर की यूनिट 1 स्टार्ट करी थी। हमने 5th सेमेस्टर की यूनिट 1 स्टार्ट करी थी और यूनिट 1 आपकी खत्म ही होने वाली है। आज आपका यूनिट 1 का बिल्कुल लास्ट लेक्चर चल रहा है। दिस इज गोना बी द लास्ट लेक्चर फॉर योर यूनिट 1। फिर आपकी जो यूनिट 1 थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था मैम, लास्ट लेक्चर में आपने हमें बेसिकली साइक्लोएल्केन्स के बारे में बताया था कि क्या क्या साइक्लोएल्केन्स होते हैं, क्या क्या उनमें बॉन्ड एंगल्स होते हैं, किस तरीके के उनमें स्ट्रेन पाए जाते हैं, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत साइक्लोएल्केन्स के बारे में ही। साइक्लोएल्केन्स और इनमें किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सुनिएगा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास साइक्लोएल्केन्स होते हैं क्या क्या। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमने एल्केन्स में काफी सारी चीजें कवर कर ली है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स में हाइड्रोकार्बन्स बताए थे क्या होता है, फिर मैंने बताया था एल्केन, एल्कीन, अल्काइन इंडिविजुअली ये सब क्या होते हैं, क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। देन हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था एल्केन्स का। याद करो, यहाँ बहुत सारी नेम रिएक्शन भी थी, वुड्स-विटिग, ये सारी की सारी नेम रिएक्शन हमने कवर करी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी एल्केन्स की और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी रिएक्शंस हमने देखी हुई हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ये सब कुछ हम एल्केन का देख चुके हैं। हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे अपने साइक्लोएल्केन्स के बारे में। अब अगर मैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो साइक्लोप्रोपेन होता है। प्रोप मतलब क्या मैम? प्रोप का मतलब है यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। साइक्लोप्रोपेन जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट रिंग होती है, यानी सबसे छोटी रिंग। देखो, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से थोड़ी ना कोई रिंग बनेगी। रिंग बनने की शुरुआत ही कहाँ से होती है? रिंग बनने की शुरुआत ही 3 कार्बन से होती है। जब तक हमारे पास 3 कार्बन नहीं होते हमारे पास रिंग ही नहीं बनती है। तो देखिएगा, साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है मैम, 3 कार्बन होते हैं और कुछ इस प्रकार से जो है वो आपकी रिंग बन जाती है साइक्लोप्रोपेन की, है ना। और ये साइक्लोप्रोपेन की क्या होती है मैम, स्मॉलेस्ट हमारे पास ये रिंग होती है। साइक्लोप्रोपेन के अलावा हमारे पास लाई करता है साइक्लोब्यूटेन। सुनो, साइक्लोब्यूटेन में क्या होता है। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब है मैम 4 कार्बन, तो इस प्रकार से जो आपकी रिंग होती है वो साइक्लोब्यूटेन की रिंग होती है, 4 कार्बन की रिंग बनी होती है। साइक्लोब्यूटेन के बाद हमने नेक्स्ट देखा था साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब क्या मैम? साइक्लोपेंटेन का मतलब है कि जहां पर 5 मेंबर की हमारे पास रिंग प्रेजेंट होगी। साइक्लोपेंटेन में मैम 5 मेंबर की हमारे पास यहाँ पर रिंग प्रेजेंट होती है। लास्ट आ जाता था हम आपके पास में साइक्लोहेक्सेन। किस प्रकार से लाई करता था मैम? ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो हमने इसका क्या फॉर्म बनाया था? हमने इसका एक और फॉर्म बनाया था, उसको बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं उस फॉर्म को मैम? दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ चेयर कन्फर्मेशन। अब ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन बना है बेटा, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता। ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन बना है इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन लेस पाया जाता है ये। तो क्या मिल गया हमारे पास? हमारे पास इतने सारे प्रकार के साइक्लोएल्केन्स होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। और हमने क्या देखा था मैम? देखिए, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें कार्बन एटम कैसा होगा मैम? कार्बन एटम यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा मैम? बॉन्ड एंगल होना चाहिए लगभग 109.5 डिग्री, है ना। इधर भी बॉन्ड एंगल कितना मैम? यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल नियरली 109.5 डिग्री ही होना चाहिए। यहाँ भी बेटा बॉन्ड एंगल आपका नियरली 109.5 डिग्री ही होना चाहिए और सिमिलरली यहाँ पर भी 109.5 डिग्री। ठीक, ये तो हमारा आइडियल होना इतना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब। लेकिन होता कितना है बताओ भाई, होता कितना है यहाँ पर? ये तो डिफरेंस वाली बात आ गई मैम। ये जो साइक्लोप्रोपेन है अपना, इसके अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, इसका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। भाई होना चाहिए था 109.5, लेकिन होता केवल 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है मैम? यहाँ पर हाईएस्ट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है मैम? हमें यहाँ मिल रहा है हाईएस्ट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। बहुत ही ज्यादा मैम हमें यहाँ पर बॉन्ड एंगल में स्ट्रेन मिल रहा है। इधर देखो भाई, इधर कितना होगा? इधर आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन प्रोपेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिल रहा है। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना होता है मैम? यहाँ हमारा नियरली 109.5 के ही बराबर होता है, यानी यहाँ पर होगा आपका लीस्ट एंगल स्ट्रेन।
सबसे कम एंगल स्ट्रेन यही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया मैम, यहाँ जो बॉन्ड एंगल लाई करता है वो लगभग 108 डिग्री के अराउंड लाई करता है। 108 109.5 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर पूछे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये जो साइक्लोपेंटेन है ये आपका लीस्ट एंगल स्ट्रेन है। अब बच्चा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन सबसे कम हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। इन केस में साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, दो फॉर्म मैंने बनाए हैं। पहला तो ये जो नॉर्मल फॉर्म है, अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है बच्चा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होता है। होना कितना चाहिए था मैम, होना तो 109.5 चाहिए था, लेकिन है कितना 120 डिग्री। यानी कि ये वाला जो मैंने फॉर्म बनाया है यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन मिलेगा, यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन मिलेगा, यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन होता है। इसी एंगल स्ट्रेन से बचने के लिए, इसी से आपका अलग हटने के लिए, दूर हटने के लिए हमने क्या किया, एक इसका चेयर कन्फर्मेशन बनाया। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मेशन होता है यहाँ पर नो एंगल स्ट्रेन, 109.5 का 109.5 ही होता है, कोई किसी प्रकार का एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, इसीलिए चेयर फॉर्म यहाँ पे बनाया जाता है। याद रखना इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, याद रखिएगा जो चेयर फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम चेयर फॉर्म में बिल्कुल भी हमारे पास स्ट्रेन नहीं पाया जाता, क्योंकि बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पाया जाता है तो ये कैसा हो जाएगा मैम, ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी बता देती हूँ आपको। स्टेबिलिटी से अक्सर सवाल बनता है, देखना। अब यहाँ पर क्या हो गया मैम, यहाँ पर तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, जिसकी वजह से क्या हो गया मैम, इतने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की वजह से हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ना वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मैम, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल बोल दो या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मोस्ट रिएक्टिव। जो आपका साइक्लोप्रोपेन है बेटा वो बहुत ही कम स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब एक और चीज सुन लो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी रिएक्टिविटी आपकी उतनी ही कम होगी। अब ये क्योंकि सबसे कम स्टेबल था यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इधर में अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या है मैम, ये वाला देखिए लीस्ट स्टेबल था, ये वाला भी आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्या है, ये वाला कैसा हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। और अगर बेटा मोस्ट स्टेबल है तो रिएक्टिव मैम लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्टेबल हुआ और साथ ही साथ में लीस्ट रिएक्टिव हो गया। और अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के इस फॉर्म की बात करूं तो बेटा ये स्टेबल नहीं होगी, लेकिन ये वाली जो फॉर्म होती है बेटा चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज वेरी मच स्टेबल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप अपने नोट्स में एक एक चीज बेटा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं एक एक नोट्स आपका प्रॉपर बनवा रही हूँ, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स में आपको बना के दे रही हूँ, आप बस अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। तो देखो, चेयर कन्फर्मेशन इज द most stable conformation, chair conformation is the most stable conformation of cyclohexane। जो आपकी चेयर कन्फर्मेशन है ना वो साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में आती है। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पर एंगल स्ट्रेन तो बिल्कुल पाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जा रहा है तो मैम ये मोस्ट स्टेबल में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम इंडिविजुअली बेटा बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में। अगर मैं आपसे इंडिविजुअली साइक्लोप्रोपेन के बारे में बेटा बात करती हूँ तो देखो क्या बनता है यहाँ पर मैम, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है मैम, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन पाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये सीखो कि स्ट्रेन होता कितने प्रकार का है। सबसे पहले तो आप ये सीखो कि स्ट्रेन होता कितने प्रकार का है। देखिए हमारा जो स्ट्रेन है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा मैम, पहला आपका एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के अलावा टॉर्शनल स्ट्रेन। देखो सबसे पहले तुम्हें जो मिलता है वो एंगल स्ट्रेन होता है, उसके अलावा टॉर्शनल स्ट्रेन, और इसके अलावा जो आपको मिलता है वो होता है बेटा स्टेरिक स्ट्रेन। अच्छा, एंगल स्ट्रेन मतलब क्या, मतलब जैसे कि कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका आइडियल एंगल तो 109.5 होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं पाया जा रहा, हमें 60 डिग्री ही मिल रहा है। तो आइडियल एंगल से जो डिफ्लेक्शन हो गया या डेविएशन फ्रॉम द आइडियल एंगल, आइडियल एंगल से जितना हमारी कमी रह गई है, जितना ज्यादा हो गया, उसको हम बेटा बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। लिख लो यहाँ पर, द डेविएशन
फ्रॉम आइडियल स्ट्रेन, आइडियल बॉन्ड एंगल, जो आपका आइडियल बॉन्ड एंगल है उससे हमें जो भी डेविएशन मिल रहा है या जो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे मैम, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है उस स्ट्रेन को बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। ठीक है, ये तो एंगल स्ट्रेन हो गया। बताओ टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे आता है? टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे आता है? बॉन्ड्स की इक्लिप्सिंग से, इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड्स की वजह से, इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड्स की वजह से जो बेटा आपका स्ट्रेन जनरेट होता है उस स्ट्रेन को कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। अच्छा, स्टेरिक स्ट्रेन किसकी वजह से आता है? ड्यू टू बल्की ग्रुप्स। अगर बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, बल्की ग्रुप्स मतलब क्या? बल्की ग्रुप्स का बेटा मतलब होता है कि बहुत ही हायर मोलिकुलर वेट वाले, जो बहुत ही बल्की ग्रुप्स होते हैं या जो भारी या हेवी ग्रुप्स होते हैं, वो अगर लगे हैं तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा मैम? स्टेरिक स्ट्रेन। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप किसी रोड से जा रहे हो बेटा और आपकी जो रोड है उसमें बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, एक ट्रक आके खड़ा है, एक स्कूल बस आकर खड़ी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा है जिसकी वजह से आपका 2 घंटे आप ट्रैफिक में खड़े हो। तो जितनी बल्की चीजें आएंगी, यानी कि जो बस होगी वो ज्यादा ट्रैफिक लगाएगी, जो बड़ा ट्रक होगा वो ज्यादा ट्रैफिक लगाएगा। तो जितनी बड़ी चीजें होती हैं उनको कहते हैं बल्की, और जितना बल्की चीजें आती जाएंगी आपके मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा आपका हिंड्रेंस बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेन आएगा, और उस स्ट्रेन को हम कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक क्यों कहा गया? क्योंकि मैम जितनी बल्की चीजें आएंगी उतनी बल्की चीजों की वजह से हिंड्रेंस आ जाती है। हिंड्रेंस यानी रुकावट, और ये रुकावट स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाती है। That is why this strain is called as a steric strain. Steric strain किसकी वजह से आता है मैम? बल्की चीजों की वजह से, बल्की ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 एक हमारे पास क्या है मैम? बल्की ग्रुप है, या CH3 के अलावा कोई भी बल्की ग्रुप आप ले सकते हो, वो सब आपका बल्की ग्रुप्स की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसको क्या बोलेंगे? स्टेरिक स्ट्रेन। ड्यू टू बल्की ग्रुप्स स्ट्रेन इज डेवलप्ड। स्टेरिक स्ट्रेन लिख लेती हूँ, स्टेरिक स्ट्रेन इज डेवलप्ड। तो आपके पास केवल आप एंगल स्ट्रेन ही नहीं देखोगे, आप ये तीनों स्ट्रेन के बारे में देखोगे। आप एंगल स्ट्रेन के अलावा टॉर्शनल स्ट्रेन भी देखेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ साथ आप स्टेरिक स्ट्रेन भी देखेंगे। ये सारे स्ट्रेन हमारे पास जो है वो मिलेंगे, सारी स्ट्रेन पे आपकी जो स्टेबिलिटी होगी डिपेंड करेगी। यानी यहां पर लिख लो, स्टेबिलिटी डिपेंड्स, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन ऑल द स्ट्रेन्स, on all the strains। जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है मैम? सभी प्रकार के स्ट्रेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऑल द स्ट्रेन फैक्टर्स, नॉट जस्ट ऑन एनी वन फैक्टर। केवल एक फैक्टर पर डिपेंड ना करके जो आपकी स्टेबिलिटी होगी, यानी कि जो आपका किसी भी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी होगी वो सभी पे डिपेंड करेगी, सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी, सिर्फ एक पे डिपेंड ना करके ये सभी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में आया किस लिए? साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन है किस लिए, समझते हैं। हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना है? लिखिए, द बॉन्ड एंगल in cyclopropane, the bond angle in cyclopropane is 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है, बट द आइडियल बॉन्ड एंगल इज, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था मैम? आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री। इसी की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट हुआ, द स्ट्रेन developed by this difference in angle, developed by the deviation in angle, deviation from ideal angle is called as, is known as angle strain। डन। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन क्यों हुआ? क्योंकि मैम साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल आ रहा था वो 60 डिग्री आ रहा था, लेकिन आना कितना चाहिए था? 109.5 डिग्री आना चाहिए था। तो आइडियल बॉन्ड एंगल से जितना ये डिफ्लेक्शन हुआ है उतना हम बोल सकते हैं कि मैम हमें स्ट्रेन मिला है। डन। तो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन किस वजह से मिला मैम? इस वजह से हमें साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन मिल गया। चलो, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन तो समझ गई मैं। अब मुझे बताइए टॉर्शनल स्ट्रेन किस वजह से मिला? टॉर्शनल स्ट्रेन यहां पर किस वजह से मिला होगा?
क्योंकि यहाँ पर ऑल कार्बन हाइड्रोजन, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो इक्लिप्स्ड मैनर में हैं। किस मैनर में है मैम? दे आर इन द इक्लिप्स्ड मैनर। अब क्योंकि ये बिल्कुल ही इक्लिप्स्ड मैनर में है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या कौन सा स्ट्रेन मिलेगा मैम? इक्लिप्स्ड मैनर में होने की वजह से हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या मिलेगा मैम? हमें टॉर्शनल स्ट्रेन मिलेगा। तो अगर मैं टोटल रिंग स्ट्रेन की एनर्जी बताऊं, अगर मैं बताऊं यहाँ पर टोटल रिंग स्ट्रेन की कितनी एनर्जी लगेगी, तो सुनिएगा, टोटल रिंग स्ट्रेन की एनर्जी जो लगेगी वो लगभग अप टू 115 किलो जूल पर मोल लगेगी। कितनी लगेगी? आपकी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी वो लगी जो 115 किलो जूल पर मोल थी, और ये एनर्जी जो थी वो वेरी हाई थी। दिस एनर्जी वॉज वेरी हाई। इतनी ज्यादा यहाँ पर आपकी स्ट्रेन एनर्जी लग रही थी। इसी वजह से आप क्या बोल सकते हो, इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें जो स्ट्रेन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और ये जो एनर्जी आएगी वो लगभग 115 किलो जूल पर मोल आएगी। मे भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, नोट कर लें। अब नेक्स्ट चीजें बनती है आपकी, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, थोड़ा मैम ये भी बता दीजिए। जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होगा ना मैम, उसमें आप ये बताइए बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। साइक्लोप्रोपेन में किस प्रकार से हमारे पास बॉन्डिंग होती है? साइक्लोप्रोपेन में किस प्रकार से हमारी बॉन्डिंग होती है? तो सुनिएगा, यहाँ पर जो जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनो, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इन बेंट मैनर। कौन से मैनर में होते हैं मैम? ये जो जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं ना वो बेंट मैनर में होते हैं। इन्हीं को क्या बोल सकते हो? इन्हीं को बोल सकते हैं कि यहाँ पे बनाना बॉन्ड्स लाए करते हैं। क्या लाए करते हैं? बनाना बॉन्ड्स लाए करते हैं। तो कभी कोई पूछे कि साइक्लोप्रोपेन में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, तो बोलना कि जितने भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड होते हैं वो बनाना बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें इक्लिप्स्ड नेचर की वजह से ये बेंट मैनर में चले जाते हैं। एंड जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होंगे मैम? ये सिग्मा बॉन्डिंग जो होंगे वो स्ट्रेट होने की जगह पे बनाना बॉन्ड्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रेट ना होकर बनाना बॉन्ड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी होती है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज वेरी लेस रिएक्टिव। यहाँ पर बेटा जो ऑर्बिटल होगी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो बहुत कम होगी। अच्छा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एज इन, मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या हो गया मैम? ये हमारे पास में ओवरलैपिंग होगी, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। मान लो मैं पी की ओवरलैपिंग दिखाऊं, तो ये देखो एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है ना? और अब दोनों पी के बीच में ये जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है, ये कौन सा रीजन है मैम? ये ओवरलैपिंग है। इसको क्या बोलेंगे मैम? ये होता है हमारे पास ओवरलैपिंग। तो जब भी बेटा आप साइक्लोप्रोपेन पढ़ेंगे तो साइक्लोप्रोपेन की जो ओवरलैपिंग होती है ना वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी कि बॉन्ड्स कैसे होंगे? वीकर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। लिख लो, यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो वीक होंगे। दैट मीन्स वीकर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सारे बॉन्ड्स यहाँ कैसे मिलेंगे आपको मैम? बॉन्ड्स यहाँ पर हमारे पास वीक होंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन। बॉन्डिंग से अक्सर सवाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेड इन अ कर्व्ड फैशन, कर्व्ड मैनर। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरीके से फैली हुई है मैम? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कर्व्ड मैनर में फैली हुई है। इस प्रकार के मैम कर्व बने हुए हैं। तो कैसे फैली हुई है मैम? कर्व मैनर में आपकी फैली हुई है। चलिए अब हम एक बार साइक्लोप्रोपेन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज लाई करती हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? किसकी मैम? साइक्लोप्रोपेन की। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन की बॉन्डिंग से सवाल बहुत आता है। साइक्लोप्रोपेन की बॉन्डिंग के अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सवाल आता है। तो सुनना, जितने भी आपके साइक्लोप्रोपेन है वो याद रखिएगा मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू अदर एल्केन्स। बाकी एल्केन्स के कंपैरिजन में जो आपका साइक्लोप्रोपेन होता है वो कैसा होता है मैम? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है? बिकॉज दिस इज वेरी लेस स्टेबल।
कैसा होता है मैम, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, और बहुत कम होने की वजह से मैम जो साइक्लोप्रोपेन होता है हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। मैं इसको समझाती हूँ, जैसे कि ये मान लो साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए आपका साइक्लोब्यूटेन है, और फिर क्या है मैम, साइक्लोपेंटेन है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बता दो भैया स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, आपसे पूछ लिया गया कि मुझे बता दीजिए स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, तो क्या बताओगे मैम? मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है मैम? सीधी सी बात है, ये है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में तो मैम एंगल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यहाँ पर लीस्ट एंगल स्ट्रेन होता है, तो मैम सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है सी, सी के बाद होने वाला है बी, बी के बाद होने वाला है ए। ये तो स्टेबिलिटी का बता दिया। अब स्टेबिलिटी के अलावा बेटा अगर आपसे रिएक्टिविटी का पूछ लिया जाए, अभी मैंने पीछे बताया था, मैं दिखा भी देती हूँ कहाँ बताया, अभी मैंने पीछे बताया था पहले ही पेज पे कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का कैसा रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, यानी अगर इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट मींस मैम अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा सी की है तो मैम रिएक्टिविटी सबसे कम सी की होगी। रिएक्टिविटी का क्या होगा मैम? रिएक्टिविटी सी की सबसे कम, बी की उससे ज्यादा और ए की उससे ज्यादा, यानी पलट जाएगा आंसर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी मैम? सी की। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी मैम? साइक्लोप्रोपेन की। जो साइक्लोप्रोपेन होगा वो कैसा होगा मैम? साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये कुछ रिएक्शंस में भी जाता है, लिख लो, अंडरगोज a few chemical reactions, undergoes a few chemical reactions, कुछ chemical reactions भी होती हैं इसमें, such as, देखो कौन सी केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर आपकी कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि भाई बता दो हमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस यहाँ होने वाली हैं, यानी साइक्लोप्रोपेन किस केमिकल रिएक्शन में जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये हाइड्रोजनेशन करता है, सबसे पहली चीज इसमें हाइड्रोजनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस मिलती हैं। दूसरी क्या हमें मिलता है मैम? दूसरा हैलोजनेशन रिएक्शन। दूसरी हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी मैम? दूसरी हमें मिलेगी हैलोजनेशन रिएक्शन। तो मैम जो हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया है ना, वो हैलोजनेशन रिएक्शन भी शो करेगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। तो कभी को कोई पूछ ले कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें शो होती हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, मैम इसमें हाइड्रोजनेशन होता है और मैम इसमें हैलोजनेशन भी पाया, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर रिंग ओपनिंग भी बहुत ही इजीली हो जाती है। रिंग ओपनिंग क्यों होगी? क्योंकि मैम ऑब्वियसली ये बात, ये जो साइक्लोप्रोपेन है वो कैसा है मैम? साइक्लोप्रोपेन हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है मैम? रिंग ओपन कर देंगे तो ये थोड़ा स्टेबल बन जाएगा, स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो सकती है मैम? रिंग ओपनिंग। कभी को अगर आप पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें बहुत बहुत डिटेल में बताई गई हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल, ठीक है। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होती है मैम? सीधी सी बात है कि जो हमारी साइक्लोप्रोपेन है वो लेस स्टेबल होती है। क्यों भाई? क्योंकि मैम आपका स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है। इस स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाएगा? इस स्ट्रेन की वजह से ये रिएक्शन जो है वो काइनेटिकली फेवरेबल है। ये रिएक्शन यानी कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो आपका काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन दिखाता है। काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन छोड़ दो, सिर्फ स्ट्रेन लिख दो, मोस्ट स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर मैम स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक ऐसी रिएक्शन हमें दिखाता है मैम, ये काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन दिखाता है। काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मैम? ये बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं मैम? काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन। अब दूसरी चीज यहाँ पर बनाना बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं? हमारे पास अगला क्वेश्चन आया, वाई बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स बोल दो या फिर आप बेंट बॉन्ड्स बोल दो कि भैया ये बनाना बॉन्ड्स या फिर जो बेंट बॉन्ड्स हैं ये हमें क्यों मिल रहे हैं, इसका तो आप थोड़ा सा समझाइए। ऐसा क्या है कि साइक्लोप्रोपेन में हमें बनाना बॉन्ड्स मिल रहे हैं या बेंट बॉन्ड मिल रहे हैं? क्यों भाई? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन आपका हाईली स्ट्रेन्ड है। हाईली स्ट्रेन्ड साइक्लोप्रोपेन leads to the formation of banana bonds। ठीक है, ये मैं अभी पहले भी बता चुकी थी।
सेम टू सेम चीज मैंने अभी बताई थी। क्या होता है मैम, ये हमारे पास इन बनाना बॉन्ड्स को बेंट बॉन्ड्स भी बोला जाता है, और ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, रिएक्टिव होते। दूसरी चीज यहाँ पे, हियर द कार्बन एटम्स आर, कार्बन एटम्स कैसे होते हैं मैम, हियर द कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे, देखो ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यानी 2 बॉन्ड यहाँ पर रह गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना होगा, 4 होगा, यानी कितनी बॉन्डिंग होनी चाहिए इसकी मैम, sp3, यानी इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम, sp3 हाइब्रिडाइज। बट रिंग क्या करती है मैम, जो इसकी रिंग होती है वो हमें क्या करती है मैम, रिंग इसकी आइडियल बॉन्डिंग बनने से रोक देती है। जो रिंग होती है वो क्या करती है, नॉर्मल सिग्मा बॉन्डिंग होने से रोक देती है। यानी क्या लिखूं मैं, बट रिंग प्रिवेंट्स द नॉर्मल बॉन्डिंग। यहाँ पर रिंग आपकी नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होने देती है, नॉर्मल बॉन्डिंग रुक जाती है। यानी कि जो हमें बॉन्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैम, जो बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं उन्हें बेंट बॉन्ड्स कहते हैं। या तो आप इन्हें बेंट बॉन्ड्स भी बोल सकते हो, या तो मैम इन्हें आप बनाना बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितना आ रहा है मैम, 60 डिग्री का एंगल होता है, जबकि आइडियली कितना आना चाहिए मैम, आप बता चुके हो, आइडियली आना चाहिए 109.5 डिग्री। यानी यहाँ पर मैम स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, उस स्ट्रेन की वजह से जो बॉन्ड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे मैम, हमें बनाना बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही छोटी सी रिंग है, यहाँ पर लिखो टू मेंटेन बॉन्डिंग, टू मेंटेन द बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन, टू मेंटेन द बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन। बेटा साइक्लोप्रोपेन की रिंग बहुत ज्यादा छोटी है, इसमें अगर हमें बॉन्डिंग मेंटेन करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉन्डिंग मेंटेन करने के लिए जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाएंगे। ऑर्बिटल्स आर बेंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये जो बेटा ऑर्बिटल्स आपके बेंट हो गए हैं, इन्हीं की वजह से जो आपके बॉन्ड्स बनेंगे वो कौन से होंगे मैम, इनकी वजह से जो बॉन्ड्स होंगे उन्हें बेंट बॉन्ड्स कहेंगे, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हो मैम, या फिर हम इन्हें बनाना बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें बनाना बॉन्ड्स भी कह सकते हो। क्योंकि ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे मैम, ऑर्बिटल्स यहाँ पर बेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह सकते हैं मैम, हम इनको बेंट बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी मैम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में आएगी, और साइक्लोप्रोपेन कैसे हो गए मैम, लेस स्टेबल है और मोर रिएक्ट। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ में आई, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो। अब बेटा अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है तो साइक्लोप्रोपेन के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना था। एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैम सबसे पहले आपने हमें बताया कि साइक्लोएल्केन, एक बार रिवाइज कराया कितने कितने प्रकार के थे, ये सारे साइक्लोएल्केन थे, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का भी चेयर कन्फर्मेशन हमने बहुत ही आसानी से देख लिया, कैसा चेयर कन्फर्मेशन होता है। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि बॉन्ड एंगल इसका कितना है मैम, 60 डिग्री है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा था, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ मैम, यहाँ पर हमने लिखा है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रेन वाला है। ठीक है जी, उसके बाद में देखो, उसके बाद में साइक्लोप्रोपेन के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर 3 तरीके के स्ट्रेन्स मिल सकते हैं। कौन कौन से मैम, एंगल स्ट्रेन हो सकता है, टॉर्शनल स्ट्रेन हो सकता है, स्टेरिक स्ट्रेन हो सकता है। अब स्टेबिलिटी जो है बेटा वो केवल एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, स्टेबिलिटी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपका स्टेरिक स्ट्रेन है तो किसकी वजह से आएगा मैम, बल्की ग्रुप्स की वजह से आएगा। टॉर्शनल मैम बॉन्ड्स की इक्लिप्सिंग की वजह से आएगा। एंगल स्ट्रेन मैम आइडियल बॉन्ड्स एंगल में डेविएशन की वजह से आएंगे। तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन में बेटा एंगल स्ट्रेन भी लाई कर रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी लाई कर रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आपका कैसा है, स्ट्रेन वाला है। फिर बॉन्डिंग देखी हमने, बॉन्डिंग में क्या है मैम, देखिए बॉन्डिंग में हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर वो बनाना बॉन्ड्स यानी कि बेंट मिल रहे हैं, क्योंकि मैम यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग करवाने के लिए मैम आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जा रहे हैं, और इस आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंट होने की वजह से हमें ऑर्बिटल्स कैसे मिले मैम, बेंट हो गए। यानी हमें कौन से बॉन्ड्स मिले मैम, हमें बनाना बॉन्ड्स यहाँ पर रिसीव हुए। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखो कैसी है मैम, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होगा मैम, वीक बॉन्ड
बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यानी कोई भी पूछे कि प्रोपेन में बॉन्डिंग कैसे होती है, बोलना है आपको कि बहुत ही वीक टाइप की बॉन्डिंग है ना, बहुत ही वीक टाइप की हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें तो बॉन्ड एंगल वाली चीज तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरी ये हैलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, रिंग ओपनिंग और काइनेटिकली फेवरेबल रिएक्शन बहुत ही आसानी से कर लेती है। और फिर हमने देख लिया कि भाई बनाना बॉन्ड्स ही क्यों मिले, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में हमें क्या करना है मैम, हमें बॉन्डिंग मेंटेन रखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा मैम, जिसकी वजह से हमारे ऑर्बिटल्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंट के मैनर में हमें मिलेंगे। डन। तो बेटा ये था आपका साइक्लोप्रोपेन के बारे में सब कुछ। हमने बेयर्स थ्योरी भी पढ़ ली, बेयर्स थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी वो भी देख ली। हमें साइक्लोप्रोपेन में कंप्लीट सब कुछ देख लिया, इनका बॉन्डिंग हो गया, इनका स्ट्रेन हो गया, एवरीथिंग। और बेटा इसी के साथ में आपकी आज का ये लेक्चर और आज की पूरी यूनिट खत्म होती है। यूनिट 1 आपकी कैसी हो गई मैम? यूनिट 1 जो है वो हमारी, दिस इज ऑल फॉर द यूनिट 1। आपकी यूनिट 1 5th सेमेस्टर वाले बच्चों पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के साथ में। यूनिट नंबर 2 में आपका एल्कीन्स के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली यूनिट के साथ। यहाँ की यूनिट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये यूनिट समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट्स को इमीडिएटली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। थैंक यू सो मच।